सो अभी तक हमने फर्स्ट 8 प्रॉपर्टीज़ देखी। पहला था एटॉमिक वॉल्यूम, स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये पहले इंक्रीज़ होता है फिर आगे डिक्रीज़ होता है। ठीक है, सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले यहाँ ये बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर आता है यहाँ पे। एटॉमिक वॉल्यूम में भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी, ऑक्सीजन स्टेट्स में भी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज में डिफरेंस आता है, इसकी वजह से एंथैल्पी में डिफरेंस आएगा। और फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली थी, एटोमाइजेशन, इसके अंदर हाईली अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इंटरनल बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होने की वजह से एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ते हैं बाद में कम होते हैं। डेंसिटी हमने देखी थी, पहले एन तक और सी यू तक बढ़ी थी और जेड एन की डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, सेम एटॉमिक वॉल्यूम के लिए था यहाँ पे, आयनिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, रिएक्टिविटी हमने देखी कि है, रिएक्टिविटी इनकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होती है। एफ ब्लॉक वाले रिएक्शन बहुत ही कम करते हैं, उनको इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिएक्शन काफ़ी कम होती है उनकी। सो अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होता क्या है। से कंपाउंड लिया हमने कॉम्प्लेक्स NiCO4, ठीक है, नेम होता है इसका टेट्रा कार्बोनिल निकल टेट्रा कार्बोनिल ही बोलते हैं इसको, लेकिन इसका IUPAC नेम है ये। तो अब यहाँ निकल से 4 CO अटैच्ड है। ठीक है, सो CO काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है क्योंकि C भी अटैच्ड है, ये कुछ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता है, 2 एटम यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, पहला स्मॉल साइज, ठीक है। तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं क्योंकि हमने देखा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका ज़्यादा होता है, आगे जाते ही बढ़ता है, यहाँ 2.15 था, यहाँ 3.5 हो गया था। ठीक है, और साइज़ भी हमने देखा कि इनिशियली यहाँ थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ से Mn के बाद से ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं, Zn नहीं, Zn 3.5 वाला बाहर होता है, जनरली कम बनाता है, पर ये जो एलिमेंट होते हैं Fe से लेकर Fe के भी कंपाउंड थोड़े से कम है, लेकिन जो निकल, कोबाल्ट, कॉपर है, इनके काफ़ी सारे कंपाउंड होते हैं, निकल और कोबाल्ट के स्पेशली बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है, साइज़ भी आगे कम होता जा रहा है। जब नीचे नीचे हम आएंगे तो यहाँ साइज़ भी बढ़ा है, साइज़ और कम हो जाता है, पर यहाँ चार्ज भी डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हाँ, 3D वाले काफ़ी अच्छे कंपाउंड बनाते हैं, 4D में भी बहुत सही होते हैं कंपाउंड इनके। ठीक है, तो उसकी कंडीशन ये होती है। कोबाल्ट के बाद साइनाइड भी होता है,
यहाँ ये +2 स्टेट में होता है, ठीक है। इसका नाम कैसे होगा? पोटेशियम टेट्रासाइनेटो निकल। केमिस्ट्री में पिछले चैप्टर में पढ़ाई होगा आपने, इसका नाम आता है पोटेशियम टेट्रासाइनेटो निकल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, कलर्ड आयंस। अब इनके कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं? सेम, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, ये इन पे जब भी इनको जब भी एनर्जी मिलती है तो ये अपनी जो शेल होती है उससे ऊपर वाली शेल में चल जाते हैं, और जब उससे वापस आते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक, इसे जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिबल रेंज के अंदर होती है। विजिबल रेंज के अंदर होने की वजह से ये कलर जो हमको दिखता है, कुछ की IR UV की भी होगी, लेकिन यहाँ ये विजिबल रेंज की है, सो इसकी वजह से कंपाउंड होते हैं वो उनमें कलर आता है, ठीक है। ये कलर कंपाउंड का हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी इनकी वजह से होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है वैसे निकालते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन्स की यूनिट है, ठीक है। तो जैसे Mn है, Mn के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आता है 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टीज हो गई। जनरली ये फेरस कोबाल्ट निकल के बारे में देखा ही होगा, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, Mn की भी है, ठीक है, पर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा आयरन की होती है। मैग्नेट्स में होगा आयरन, जो लोहा होता है वो चिपक जाता है मैग्नेट से, वैसे ये सब भी मैग्नेट से अटैच हो जाते हैं। जनरली लोहा हमको मिलता है क्योंकि ये काफ़ी सस्ता एलिमेंट है बाकियों से, तो वो हर जगह देखने को मिल जाता है, कोबाल्ट निकल कम मिलते हैं, ठीक है, तो इसका रीज़न होगा। नेक्स्ट आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब अगेन सेम बात, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको अपने से अटैच कर लेता है, ठीक है। इनमें फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इनसे पहले अटैच हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में। अब ये इस बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो फिर जब ये दूसरा एलिमेंट होता है वो इस बॉन्ड पे अटैक करता है और यहाँ रिएक्शन हो जाती है। तो इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या शो करता है, वो इसकी वजह से होता है। जैसे अब कई सारे कैटलिस्ट हैं, लिंडलास कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, PSPCl, ठीक है, और ये PPSC सेक्शन, ये फिनाइल है, ठीक है। ये हो गया निकल का यूज़ होता है ऑसवाल्ड प्रोसेस में H2SO4 बनाते टाइम, ठीक है। ऑसवाल्ड प्रोसेस में ये यूज़ हो गया।
विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, लिंडला कैटलिस्ट हो गया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, वो सब सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ रोडियम है, यहाँ पैलेडियम है, यहाँ निकल है, तो ये सब इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ अलॉयस। ठीक है, ये अलॉय बनाते हैं। क्या होता है अलॉय में, जैसे एक ये मान लिया कोई भी मेटल है, मेटल का ब्लॉक है, उसमें क्या होता है मेटल के जो होते हैं इनके सारे सबके साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट हम देखा कि बहुत जो साइज होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, पर ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, पूरे में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होता कि जैसे अब ये मतलब सोडियम मैग्नीशियम आगे जा रहे हैं, इनके अंदर आगे जाते हैं धीरे धीरे बहुत स्पीड में चेंज हो रहा है इनके अंदर चार्ज चेन में, मतलब साइज सोडियम का ज़्यादा बड़ा होता है क्या। ठीक है, सोडियम से पहले आता है जैसे नियोन है, नियोन और सोडियम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है चार्ज मतलब साइज़ का, क्योंकि नियोन के अंदर एक शेल कम है, इसमें एक एक्स्ट्रा शेल आ जाता है। ये 3s का एलिमेंट है, ये 2p का एलिमेंट है, थर्ड शेल पूरी नहीं आ गई है, तो इनका साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वैसा डिफरेंस में नहीं आता है, ऑलमोस्ट सेम साइज़ होने की वजह से जो यूनिट सेल इनकी जो होती है उसके अंदर से जैसे ये एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट निकल जाता है तो उसकी जगह ये कोई दूसरा आ जाता है, ये आ गया इसकी जगह पे। ठीक है, तो इनका कंपाउंड स्टेबल हो जाता है कि उसकी स्पेस में दूसरा एलिमेंट आया, बहुत हल्का सा चेंज साइज़ का चेंज है तो चल जाता है उतना, क्योंकि थोड़ी सी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है उसके साथ काम चला जाते हैं थोड़ा बहुत दबदबा होके। ठीक है, वैसे ही कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी होते हैं, जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होते हैं, ये जो गैसेज होती हैं, चाहे कार्बन एलिमेंट, कार्बन आयरन के अंदर होता है, आयरन के बीच में इनका सब्स्टिट्यूट कंपाउंड होता क्या है, जैसे ये ऐसे इनका साइज़ कार्बन उनसे बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ का जो स्पेस है इसमें कार्बन हाइड्रोजन गैसेस भर जाती है, इसे निकल होता है, हमने हाइड्रोजनेशन में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि निकल के जो यहाँ इंटर एटॉमिक स्पेस होता है उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, तो इससे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बहुत ईजीली हो जाती है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बात हो गई फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज़ की। ठीक है, अलॉय देखते हैं कि सॉलिड्स का सॉल्यूशन होता है, सब आपस में मिले हुए होते हैं, पता नहीं चलता कि ये जैसे लोहा होता है, तांबा होता है, अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो अलॉय होगा उसे पता नहीं चलेगा कि ये है, ऐसा कुछ है। जैसे बैल होते ही है, जो घंटी होती है वो इसकी बनी होती है, ऐसे ही जो गन मेटल होता है, गन मेटल में 87% Cu, 10% SN, 3% कुछ और एलिमेंट होता है, मुझे नाम याद नहीं है, पर गन मेटल में ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होते हैं 50-50%। ठीक है, तो ये सारे अलॉयज है, मिक्स मेटल्स का मिक्सचर है। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड जनरली आयरन में होता है, जो Fe होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, पर क्या होता है इसके अंदर वही जो हमने देखा अलॉय जैसे हम बनते थे, जैसे ये होता है आयरन के दूसरा आ रहा है, पर यहाँ पे क्या होता है ये आयरन निकल जाता है और आयरन का स्पेस खाली हो जाता है। जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल में दूसरा एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, नहीं फ्रैंकल में ये निकल जाता है, तो यहाँ फ्रैंकल डिफेक्ट होता है FeO के अंदर, शॉर्टकी के अंदर दोनों FeO जैसे होगा Fe है और ये दोनों निकल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन फ्रैंकल के अंदर से पॉजिटिव निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये निकल जाता है Fe, तो इसका जो ओरिजिनल कन्फिगरेशन होता है कुछ इस टाइप का होता है 0.94 अपनी ये 6% Fe बाहर निकल जाते हैं, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। ठीक है, होना FeO चाहिए था और ऐसा कुछ है Fe 0.94O। ठीक है,
ऐसा कुछ कंपाउंड होता है। सो ये बात होगी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की। इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स में कैटलिस्ट ये सब होते हैं, पर हम इस चैप्टर में मेनली K2Cr2O7 एंड KMnO4 की बात करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों की बात करेंगे। इनकी रिएक्शन जो होती है, जैसे ये होता है, इससे 5O निकलेंगी। ठीक है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, तो किसी को अपन को ऑक्सीडाइज करना है, जैसे Ni+2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि कितना मोल KMnO4 यूज़ हुआ, तो ये +1 जा रहा है, तो यहाँ पे इसका चेंज है 1। तो जैसे ये 5 मोल, अगर 5 मोल से इनको अपने ऑक्सीडाइज किया तो उसके लिए अपन को 1 मोल KMnO4 लेना पड़ेगा। ऐसी रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, और KMnO4 की प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, और उसको बनाते कैसे वो सब आएगा। और उसके बाद हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे।